नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में इस समय जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उससे एक आशंका बार बार सामने आ रही है कि क्या बांग्लादेश अब इस्लामिक देश बन जाएगा? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी हमेशा के लिए भारत का एक दुश्मन बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो बांग्लादेश और भारत दोनों के सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चर्चा में है। क्या बदलाव हो रहे हैं? बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद और भारत में उनके शरण लेने के बाद तेजी से स्थितियां बदली हैं और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से वहां का एक प्रतिबंधित दल जमात-ए इस्लामी अब राजनीति के केंद्र में पहुंच गया है। फरवरी में वहां चुनाव होने हैं। क्या इन चुनावों में जमात-ए इस्लामी की जीत होगी? क्या इस जीत के बाद जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश को एक इस्लामिक देश घोषित कर देगी? अभी तक बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के बाद वहाँ के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने उसे एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बनाया था। क्या वो स्थितियां बदल जाएंगी और उसके चलते भारत की सीमा पर किस तरह की चुनौतियां आएंगी? एक चुनौती तो जिसका जिक्र बार बार हो रहा है वो ये कहते हैं कि हम चिकन नेक जो असम में है और एक बहुत पतला सा गलियारा है जो भारत को हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय, इन सभी राज्यों को जोड़ता है, वो चिकन नेक जो है वो बंद करने की धमकी तक दी जा रही है। हालांकि ये सोशल मीडिया पर दी जा रही है, किसी अधिकारी ने नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं और जो दिखाई दे रहा है उससे ये लग रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है जमात-ए इस्लामी नाम के संगठन का, जो अब राजनीति में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। फरवरी के चुनाव में सबसे बड़े गठबंधन के साथ वो चुनाव मैदान में आ गए हैं और उनकी जो नीतियां हैं वो पहले से ही मालूम है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि जमात-ए इस्लामी आखिर कौन है। जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश कह सकते हैं क्योंकि जमात-ए इस्लामी का एक भारतीय संस्करण भी है जिसका फिलहाल बांग्लादेश के जमात-ए इस्लामी से कुछ लेना देना नहीं है। जमात-ए इस्लामी पाकिस्तान में भी है, लेकिन जो पाकिस्तान का जमात-ए इस्लामी है और जो बांग्लादेश का में जमात-ए इस्लामी है उनमें एक संबंध जो है वो दिखाई देता है। तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए देखते हैं कि जमात-ए इस्लामी जो संगठन है वो बना कैसे था। जमात-ए इस्लामी जो संगठन है उसकी स्थापना 1941 में यानी भारत की आज़ादी से पहले हुई थी और इसके संस्थापक थे अबुल आला मौदूदी। ये इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं और आज़ादी के पहले ही 1941 में उन्होंने जमात-ए इस्लामी की स्थापना की थी। और आपको एक बात जो है वो सुन करके हैरानी होगी कि जो मौलाना मौदूदी थे वो भारत के विभाजन के खिलाफ थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि भारत को बांट करके भारत और पाकिस्तान नाम से दो देश बनाए जाएं। और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इसी मुद्दे पर उनका विवाद हुआ। क्यों नहीं चाहते थे वो अलग करना? उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है था कि इस्लाम की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय है, वो सार्वभौम है, हर जगह है। और इसलिए इस्लाम के नाम पर जो बंटवारा है और एक अलग देश की स्थापना है वो गलत है। इसलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान बनने का विरोध करते रहे। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तान चले गए, भारत में नहीं रुके।
और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जमात-ए इस्लामी को फिर से खड़ा किया, जो अब जमात-ए इस्लामी पाकिस्तान जिसका नाम है। भारत में भी जमात-ए इस्लामी का वजूद बना रहा और उसे जमात-ए इस्लामी हिंद कहा जाता है। अब जो स्थितियाँ हैं उसमें जमात-ए इस्लामी हिंद और जमात-ए इस्लामी पाकिस्तान के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई देता है, अलग अलग हैं। लेकिन 1971 तक, जब तक पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, तब तक जो बांग्लादेश का जमात-ए इस्लामी था वो भी पाकिस्तान समर्थक था। और आपको एक बात और जान करके हैरानी होगी कि जो जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश में काम कर रहा था उसने पाकिस्तान के विभाजन का भी विरोध किया, यानी अलग बांग्लादेश बनाने का भी विरोध करते रहे। और तर्क वही था कि इस्लाम जो है वो किसी राष्ट्रीयता या राष्ट्र के दायरे में नहीं बांधा जा सकता है उसको, वो विश्वव्यापी है और इसलिए देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। बहरहाल 1971 में मुक्ति वाहिनी ने जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू किया और तो जमात-ए इस्लामी के लोगों ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया और उन्होंने और भी कई जो संगठन थे उनका भी जो है साथ दिया और आखिरी दम तक कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान का भी विभाजन नहीं हो। 1971 में फिर विभाजन हो गया और 1971 के दिसंबर में या उसके तुरंत बाद जब मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के नेता थे वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने जमात-ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उसके बाद जिन लोगों ने वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अवामी लीग के लोग थे या जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के लोग थे, उनके खिलाफ जिन लोगों ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था और जिन लोगों ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिल करके अवामी लीग और मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के लोगों पर अत्याचार किया था, उसकी जांच शुरू की गई। उसमें जमात-ए इस्लामी के लोग थे और पाकिस्तान ने एक और अर्धसैनिक बल की स्थापना वहाँ की थी जिसका नाम रजाकार था, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। ये रजाकार पाकिस्तानी सेना को सूचना देने से लेकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो लोग थे उनकी हत्या में, उन बहुत सारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में, तरह तरह की चीज़ों में शामिल थे। इसलिए रजाकार और ये जमात-ए इस्लामी दोनों के खिलाफ वहाँ जांच हुई और उसके बाद जमात-ए इस्लामी के कई लोगों को वहाँ जो मुक्ति युद्ध के दौरान हत्याएं हुई थी और उन पर जो अन्याय हुआ था उसको लेकर मुकदमे चले, कुछ को सज़ा हुई, कुछ एक लोगों को मौत की सज़ा भी दी गई। बाद में मुजीबुर रहमान जब तक थे जमात-ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा रहा। 1975 में 15 अगस्त को आपको ध्यान दिला दूं कि मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई और उसके बाद यानी बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के करीब 4 सालों के बाद ही वहाँ सैनिक शासन जो है वो आ गया। अब मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जो नया सिलसिला शुरू हुआ उसमें वहाँ वैसे तो छोटे छोटे सैनिक विद्रोह कई बार हुए और फिर फाइनली जियाउर रहमान जो सेना के एक प्रमुख अधिकारी थे वो सत्ता में आ गए और 1975 से लेकर 81 तक जियाउर रहमान जो है वो सत्ता में रहे। वो सेना के अधिकारी भी थे, उन्होंने मार्शल लॉ भी लगाया, बाद में रेफरेंडम करके भी राष्ट्रपति बने, चुनाव कराया और फिर राष्ट्रपति बन गए। तो 1981 तक उनका दौर चला। 1981 में उनकी भी हत्या सेना के ही कुछ लोगों ने कर दी, यानी एक और सैनिक विद्रोह हो गया। फिर उसके बाद छोटे मोटे कई विद्रोह हुए और फिर ये 1982 में मोहम्मद इरशाद जो हैं वो सैनिक प्रशासक, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर राष्ट्रपति वगैरह वगैरह सब कुछ चलते रहे।
1990 में जब जनता का आक्रोश बढ़ा, वहाँ जन आंदोलन तेज होने लगा, लोकतंत्र बहाली की मांग शुरू हुई, तो फिर मोहम्मद इरशाद ने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद लोकतंत्र को बहाल किया गया। उसके बाद भी सैनिक शासन जो है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, एक तरह का दबाव उन पर रहता था। 2007-8 में सैनिक जो वहाँ सैनिक तानाशाही है उसके समर्थन से एक केयर टेकर सरकार भी बनी। ये चीज़ें जो है वो चलती रहीं। अब निर्वाचित सरकारों की बात करें तो निर्वाचित प्रधानमंत्री जो पहली प्रधानमंत्री थी वो थी खालिदा जिया। ये खालिदा जिया जो हैं वो जो बांग्लादेश के पहले मार्शल लॉ प्रशासक और सैनिक तानाशाह थे जियाउर रहमान, उनकी पत्नी थी। जियाउर रहमान ने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से पार्टी बनाई थी और आखिर में वो चुनाव भी लड़े थे, राष्ट्रपति बन गए थे। बाद में सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। तो उस पार्टी को आगे चल करके खालिदा जिया ने आगे बढ़ाया और 1991 में उनकी पार्टी जो है चुनाव जीत गई। 91 से 96 तक वो प्रधानमंत्री रही, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। दोबारा चुनाव हुआ और इसमें फरवरी 96 में फिर से वो प्रधानमंत्री बनी, लेकिन बहुत जल्दी ही उनको इस्तीफा देना पड़ा, सरकार बदल गई। फिर 2001 से अक्टूबर 2006 तक वो प्रधानमंत्री रहीं। दुख की बात यह है कि खालिदा जिया जो हैं उनका देहांत जो है अभी 30 दिसंबर को हो गया। पिछले साल ही 30 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। 80 साल की उम्र हो चुकी थी और ये बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ। दूसरी जो प्रधानमंत्री बनी थी वो थी शेख हसीना। ये बंगबंधु जो हैं मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी, उनकी बेटी है। ये शेख हसीना उनकी एकमात्र पुत्री थी जो देश में नहीं होने के कारण बच गई थी, वरना उनके परिवार के सभी लोगों की हत्या जो है सैनिक विद्रोह के समय 1975 में कर दी गई थी। उनकी पार्टी अवामी लीग जो है वो पहले तो 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री रहीं, उनकी सरकार थी। और फिर उसके बाद 6 जनवरी 2009 से 2024 तक, जुलाई 2024 तक कह सकते हैं, बल्कि अगस्त के पहले सप्ताह तक वो प्रधानमंत्री थी। और इसी बीच जुलाई में छात्र आंदोलन, जून में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। जून जुलाई में ये आंदोलन बहुत बढ़ता गया। बाद में वहाँ पर पुलिस और सेना ने कार्रवाई की, उसमें कुछ छात्रों की मौत हुई। उसके बाद आंदोलन और भी तेज़ हो गया और अंत में उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़ दिया, भारत में आकर शरण ली। तो 6 अगस्त 2024 के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रही। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार यह आंदोलन क्यों हुआ, छात्र इतने उग्र क्यों हुए, पूरे देश में, पूरे बांग्लादेश में यह आंदोलन क्यों फैला। उसका जो मुख्य कारण था वो जो था वो कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण के चलते भेदभाव था, उसका विरोध जो है वो सबसे पहले शुरू हुआ और एक ढीला ढाला सा संगठन बना जिसका नाम था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भेदभाव हो रहा है सरकारी नौकरियों में उसके खिलाफ छात्रों का संगठन। और इसमें जो विरोध हो रहा था वो बांग्लादेश में आरक्षण जो है या कोटा सिस्टम है उसका विरोध हो रहा था। ये कोटा सिस्टम मुजीबुर रहमान ने, जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने शुरू किया था और ये शुरू हुआ था 1972 में। इसमें जो मुक्ति योद्धा थे उनको 30% आरक्षण दिया गया था। जो युद्ध प्रभावित महिलाएं थी उनको 10% आरक्षण दिया जाता था और जो पिछड़े ज़िले हैं वहाँ जो है वो 40% आरक्षण दिया जाता था। छात्र जो हैं वो इससे नाराज़ थे। उनका कहना था कि इससे जो है जो मेरिट वाले छात्र हैं उनको मौका नहीं मिलता है। अब 1997 में मुक्ति योद्धाओं के जो बच्चे थे उनको भी आरक्षण दिया गया
और 2010 में उनके पोते पोतियों को भी आरक्षण दिया गया। इसका विरोध हो रहा था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि शेख हसीना ने आरक्षण की ये व्यवस्था लागू नहीं की थी। शेख हसीना के पहले मुजीबुर रहमान ने लागू की थी। उसके बाद जो सैनिक शासक आए उन्होंने भी इस व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया। यहाँ तक कि बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री बनी तब भी ये व्यवस्था ख़त्म नहीं की गई। 2010 में जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था, उनके पोते पोतियों को, नातियों को भी ये सुविधा दी गई। लेकिन इसका विरोध शुरू से हो रहा था। 2018 में शेख हसीना ने इस आरक्षण पर कई तरह की रोक लगा दी। बहुत सारे जो आरक्षण थे, बहुत सारे पदों पर जो आरक्षण थे, उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया। इस पर मुकदमा शुरू हुआ, हाईकोर्ट में मामला गया और हाईकोर्ट ने 2024 के जून में आरक्षण को बहाल करने का फैसला दे दिया। इस पर छात्रों का आक्रोश बढ़ने लगा। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया। लेकिन ये आंदोलन जो छात्रों का शुरू हुआ था वो ख़त्म नहीं हुआ। जो चीज़ें जो हैं स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम से शुरू हुआ था वो आगे बढ़ता गया। खैर, उसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। फाइनली इस आंदोलन के चलते 5 अगस्त 2025 को खालिदा शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वो भारत आ गई। भारत में अब भी शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ फांसी तक की सज़ा सुना दी गई है और अब उनको बांग्लादेश ले जाने की बात की जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे एक माहौल में अगर चुनाव होता है तो चुनाव में क्या स्थिति होगी। अभी जो स्थिति है उसमें किन किन के बीच मुख्य मुकाबला है, ज़रा इस पर ध्यान देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो पार्टी सामने आ रही है वो है जमात इस्लामी और उसके साथ 12 और छोटी पार्टियां जुड़ गई हैं। इनमें जो छात्र आंदोलन के नेता थे उन्होंने जो पार्टियां शुरू की वो भी शामिल हैं। उसके बाद दूसरी जो पार्टी है वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इनके साथ भी 3-4 और सहयोगी हैं और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी तारिक रहमान, जो जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। 17 सालों से वो निष्कासित थे। इनफैक्ट बीएनपी जो है उसने जो पिछला वहाँ का लोकसभा चुनाव है, नेशनल असेंबली का चुनाव है, उसका बहिष्कार किया था। उसके पहले से ही इन खालिदा जिया पर और इन पर तारिक रहमान पर भी कई तरह के मुकदमे थे। तो 17 सालों से वो बाहर थे और अभी 2025 के दिसंबर में आखिरी हफ्ते में वो लौटे। उसके तुरंत बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई और अभी उसके कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान हैं और जमात इस्लामी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान जो हैं वो कट्टर इस्लामी बताए जाते हैं। उसके साथ साथ वो भारत से भी विरोध प्रकट करते रहे हैं, पाकिस्तान से के ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब ये जो है वो क्या स्थिति बनेगी चुनाव में। अब चुनाव में क्या स्थिति होगी इसको समझने के लिए 2 चुनाव से पूर्व के सर्वेक्षण हमारे पास हैं। पहला सर्वेक्षण उस समय किया गया था कि अगर अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने का मौका दिया जाए तब क्या स्थिति होगी। उस चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में पता चला कि अवामी लीग को 42% लोग जो हैं वो समर्थन दे रहे थे और जमात इस्लामी को 34% लोग समर्थन दे रहे थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भी यानी बीएनपी को 18% लोग जो हैं वो समर्थन दे रहे थे।
और जब अवामी लीग पर प्रतिबंध लागू हो गया, उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, उसके बाद भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण में पता चला कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP को 33% लोगों का समर्थन था और जमाते इस्लामी को 28% लोगों का समर्थन था। बाकी लोगों ने कुछ छोटी पार्टियों को समर्थन दिया, कुछ खामोश हो गए। तो अब जो स्थिति है वो तो बहुत साफ है कि BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी, इन दोनों का जो मोर्चा है उनके बीच ही ये सारा कुछ होगा। इस बीच पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया काफ़ी सक्रिय हो गया है। तरह तरह की चीज़ें वहाँ भेजी जा रही हैं और एक तरह से कहा जा रहा है कि दरअसल बांग्लादेश को अलग करने की कोई बात ही नहीं थी, वो तो भारत ने किया। लेकिन मुक्ति वाहिनी के लोग कौन थे, इसका जवाब उनके पास नहीं है। यहाँ तक ये भी जवाब नहीं है कि 1970 में जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे उसमें अवामी लीग की जीत हो गई और उसके नेता मुजीबुर रहमान थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया। उस समय सैनिक शासन था, उन्होंने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और उसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी और फिर बांग्लादेश में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन शुरू हुआ और अंततः बांग्लादेश अलग हुआ। बाद में इतने शरणार्थी भारत में आ गए थे और भारत की सीमाओं पर इस तरह की स्थितियां बनी कि भारत को अपनी सेना भी भेजनी पड़ी और अंत में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था। इस आत्मसमर्पण के पहले जो दो उनके स्थानीय सहयोगी थे, वो एक तो वो संगठन रजाकार जिसे कहते थे, ये लोग जो पाकिस्तान की उस समय की सेना थी उन्होंने बनाया था, और दूसरा जो जमात इस्लामी, इन दोनों ने मिल करके पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया था। जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग नहीं करना चाहते थे। अब कई सवाल सामने हैं कि क्या जमात इस्लामी अगर चुनाव जीत जाती है तो वहाँ वो संविधान में संशोधन करके इस्लामी शासन लागू करेंगे, क्या वो फिर पाकिस्तान से मिलने की बात करेंगे और भारत के साथ रिश्ता क्या होगा। दूसरी तरफ BNP है। BNP के बारे में भी ये तो कहा जा सकता है कि वो कोई भारत के बहुत समर्थक नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी चूँकि खालिदा जिया प्रधानमंत्री हो चुकी थी, भारत जो बांग्लादेश की जो सबसे ज़्यादा सीमाएं हैं वो सिर्फ भारत से ही लगती हैं और बांग्लादेश की निर्भरता कई मायनों में भारत पर निर्भर है। तो इसको लेकर एक बात तो बहुत साफ है कि BNP एक कट्टरवादी रुख नहीं भी अपना सकती है, लेकिन जमात इस्लामी का कट्टर रुख अपनाना लगभग तय माना जा रहा है। इसमें एक बात ये भी आ रही है कि अगर अवामी लीग के लोग, अवामी लीग के समर्थक, वो अपनी पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो किसको वोट देंगे। यहाँ पर भी एक बात तो ये आ रही है कि वो ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं जो अवामी लीग में थे लेकिन अवामी लीग पर प्रतिबंध के कारण निर्दलीय खड़ा हो गए हैं, उनको समर्थन दे सकते हैं, या फिर वो BNP को समर्थन दे सकते हैं। अब बात बहुत साफ है कि एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जमात इस्लामी और दूसरा एक सेमी फ्यूडल एक पार्टी है जो भारत से उतना दोस्ताना नहीं है जितना कि अवामी लीग है, लेकिन वो एक राजनीतिक दल होने के कारण उसमें थोड़े संयम की बात समझी जा सकती है। भारत के लिए ये एक चिंताजनक विषय है, लेकिन जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक एक सतर्कता और सावधानी तो बरती ही जानी चाहिए, जो कि कई जगहों पर देखा भी जा रहा है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ आप सत्य हिंदी का ऐप जो है वो भी डाउनलोड कीजिए। आपका कमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। आप अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.